नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस जो कि आईएएस, पीसीएस और अदर एग्ज़ाम के लिए है। आज हम लोग 17वीं बीपीएससी के मोस्ट एक्सपेक्टेड और प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा यह क्वेश्चन आपको बिहार एसएससी और यूपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है आपका दक्कन का पठार, छोटानागपुर का पठार, लद्दाख का पठार, बघेलखंड का पठार। तो आपका आंसर हो जाएगा लद्दाख का पठार। दूसरा क्वेश्चन है, जातक कथाएं जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म के विषय में जानकारी मिलती है, जातक कथाएं किस निकाय से संबंधित है? आपका ऑप्शन है दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतर निकाय, खुदक निकाय। तो आपका आंसर हो जाएगा खुदक निकाय। विकास नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की रक्षा करता है? व्यक्ति की, ऑप्शन देखेंगे हम लोग, पहला व्यक्ति की, दूसरा है राज्य की, तीसरा है पर्यावरण की, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब कि व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है। भारत का विकास मॉडल व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? आपका ऑप्शन है सीबी राव, दूसरा है पीसी महालनोबिस, आपका तीसरा ऑप्शन है BKRV राव, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तटस्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त कर दिया गया? मतलब कि भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तटस्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया? या एक बजट घाटे को पूरा करने की एक विधि थी तटस्थ ट्रेजरी बिल, जिसे कि कब समाप्त कर दिया गया? आपका ऑप्शन है 1 अप्रैल 1992 को, दूसरा है 1 मई 1994 को, तीसरा है 31 मार्च 1997 को, और चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा 31 मार्च 1997, यानी कि ऑप्शन सी, तीसरा ऑप्शन। पांचवा देखते हैं, प्रमुख व्यू रचना के रूप में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें महिला अंश योजना प्रारंभ की गई थी? मतलब महिलाओं के लिए अंश योजना, महिलाओं के लिए अलग से बजट का प्रारंभ किया गया, जैसे जेंडर बजट का भी कहते हैं। आपका ऑप्शन है 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सिडबी की स्थापना की गई थी। सिडबी की स्थापना किस लिए की गई थी? तो आपका ऑप्शन है कुटीर उद्योग को वित्त प्रदान करने हेतु, लघु स्तरीय उद्योग को वित्त प्रदान करने हेतु, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्त प्रदान करने हेतु, उपयुक्त में से एक से अधिक, और उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, मतलब कि इंडियन स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिडबी का मुख्यालय आपका ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है नई दिल्ली, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया ऑस्कर लुईस द्वारा, गुनार्ड मिटल द्वारा, आशीष बोस द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्कर लुईस द्वारा, यानी कि गरीबी की संस्कृति का विचार ऑस्कर लुईस द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
फिलहाल जो विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये हम लोग जानते हैं। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है, आपका ऑप्शन है पटना में, जमुई में, गया में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा गया में। बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बिहार की 1897 क्रांति का नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हो गया था। 10 अप्रैल 1858, 21 जून 1858, 9 मई 1858। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा 9 मई 1858। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था। ऑप्शन में पहला पीटर मुंडी, दूसरा रॉल्फ फिच, तीसरा बिशप हिबर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा रॉल्फ फिच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका का कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी जो मकर रेखा 2 बार काटती है, आप लोग बताइए। जम्बाजी है, जाम्बेजी है, लिम्पोपो है, कांगो है। उपयुक्त में से एक से अधिक। कृपया जो हमारे चैनल में नए हैं, कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हम और अच्छा से अच्छा वीडियो लेके आएँ आपके लिए। धन्यवाद। अफ्रीका कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। आपका ऑप्शन है जाम्बेजी, लिम्पोपो, कांगो। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका हो जाएगा लिम्पोपो नदी आंसर। पेंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। पेंगिंग क्या है, एक लाभकारी प्रक्रिया है। यह किस फसल में उपयोग किया जाता है। ये पेंगिंग प्रक्रिया किस फसल के लिए उपयुक्त है, तो गन्ना में, शकरकंद में, मूंगफली में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा मूंगफली में। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर है, देखिए क्या आंसर होगा, ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देख लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा त्रिवेणी नहर। गंगा की जलोढ़ मिट्टी की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग कितना मीटर तक है। आप लोग का आंसर देखना है। ऑप्शन है 6000 मीटर तक, 600 मीटर तक, 800 मीटर तक। उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका हो जाएगा 6000 मीटर तक आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग कितनी है। हमने 6000 मीटर तक तो हो ही गया है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर कहाँ है। निचली गंगा गंगा नदी से निचली एक नहर निकलती है, जिसे निचली गंगा नहर कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है। आपका हरिद्वार, कानपुर, बरेली। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। यह निचली गंगा नहर आपका निकलता है नरौरा, बुलंदशहर, यूपी से, यानी उत्तर प्रदेश से। निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता थे। निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता थे। बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। मैंने तीनों, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, जिसे लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर उग्रवादी शब्द गलत दिया गया है, लेकिन ऑप्शन में दिया गया, क्या कीजिएगा, पढ़ना पड़ेगा। राष्ट्रवादी बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता हो गया है। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की नीति का दोष लगाया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की नीति का दोष लगाया था। आपका ऑप्शन है बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, एम.ए. जिन्ना, एस. सुभाष चंद्र बोस। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा
बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। गांधी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था? पहला ऑप्शन है रिचर्ड ग्रेन, दूसरा है बेव मिलर, लुई फिशर, तीसरा है ऑप्शन लुई फिशर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा लुई फिशर, नहीं है, सॉरी, आपका आंसर हो जाएगा बेव मिलर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? मैंने अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। आपका ऑप्शन है 1909, 1861 और 1892। आपका आंसर हो जाएगा 1992। मैंने अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली शुरू किया था। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है 1851, 1871, 1881। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसकी स्थापना 1862 में हुई थी, जिसे कि इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 पास बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीय हाई कोर्ट अधिनियम 1861 जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया गया? आपका ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म भगवान की पर विश्वास ही नहीं करता है, इसलिए वह विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में भी विश्वास नहीं करता है। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ पर? वल्लभी, आपको बताना है वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था? बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर है गुजरात में। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी? बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा महाकश्यप द्वारा, पहला ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन से स्थान में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? और बताना है कौन सा स्थान से 3 नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के? आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कालीबंगन, तीसरा है धौलावीरा, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं है। आपको बताना है, आपका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र विश्व धरोहर, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यहाँ पर जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था देखी जाती है। यहाँ पर हमें स्टेडियम भी मिला है। आपका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? बिहार, गुजरात, उड़ीसा। यहाँ आपका हो जाएगा गुजरात में।
एक मिनट दोस्तों, थोड़ा कॉल कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट कॉल है। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? मतलब किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, यानी कि जो उपज था उसका 50% राजस्व में कर लगाया गया। पहला ऑप्शन है बलबन, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। हेलो, रूम में बोल रही है। नेक्स्ट वन देखते हैं। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश। उपयुक्त में से कोई नहीं, और आपका आंसर हो जाएगा सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो सैयद वंश का। इन्होंने, तैमूर ने अपना अपना जीते हुआ क्षेत्र को अपना एक उत्तराधिकारी आ रहे हैं। पढ़ाई वाला लैपटॉप में रिकॉर्डिंग हो। तू पढ़ रहा है? हाँ। तो ये बना के शेयर करेगा तुम? यूपीएससी भरा है? हाँ, यूपीएससी। तू कमाल दिखा रहा है। पैसा मिलेगा इसमें? से अभी लाइक करेगा होता है ना, देखेगा तो मिलेगा। बड़ी से कचरा मेरा दोस्त आ गया था इसलिए डिस्टर्ब हो गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? भक्ति आंदोलन प्रस्तावक कौन नहीं था? भक्ति आंदोलन प्रस्तावक कौन नहीं था? तो हो जाएगा ऑप्शन नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा नागार्जुन। नागार्जुन ये जैन आपका बौद्ध धर्म से संबंधित थे। बाकी तुकाराम, त्यागराज ये भक्ति आंदोलन के समय के हैं। परमाणु नाभिक के अवयव क्या हैं? मतलब परमाणु के केंद्रक के अवयव क्या हैं? आपका ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा आप लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का उपयोग होता है, किसमें होता है? क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का उपयोग किसमें होता है? आपका ऑप्शन है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, दूसरा ऑप्शन है पदार्थों की संरचना निर्धारित करने में, तीसरा है रंगीन पदार्थों के परभाजी आसवन में, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, पांचवा ऑप्शन।
देखिए क्या होगा, यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग रसायनों के मिश्रण को अलग या पृथक करने में किया जाता है। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी? आपका ऑप्शन है 16:1, 32:1, 64:1, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा 16:64:1, मतलब 64:1। मैंने तांबा का दाम, यहाँ चांदी का रुपया का दाम 1 रुपया था, वहाँ तांबे के रुपया का दाम उसकी तुलना में 64 रुपया था, यानी 64 रुपया तांबे का मिला करके 1 रुपया चांदी के सिक्के को प्राप्त किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेफिन क्या है, मतलब अभी जो है ग्रेफिन क्या है? आपका ऑप्शन है कार्बन की मिश्र धातु, कार्बन का नैनो प्रतिरूप, कार्बन का समस्थानिक। चलिए बताइए ऑप्शन। अब नेक्स्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ग्रेफिन क्या होता है को बताना है। ग्रेफिन क्या होता है? कार्बन की मिश्र धातु है, कार्बन का नैनो प्रतिरूप है, कार्बन का समस्थानिक है। तो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा कार्बन का नैनो प्रतिरूप है, नैनो पार्टिकल्स है कार्बन का। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य स्कूल ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? का ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए बताइए अब क्या आंसर होगा, सोच लीजिए। आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। आपका आंसर तमिलनाडु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटासिड क्या होते हैं? एंटासिड क्या होता है? मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा भस्म, जिसको बेस बोलता है, अम्ल, एसिड, लवण, स्लाइन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा भस्म। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? सिगरेट के धुआं, सिगरेट पीने के बाद जो धुआं निकलता है उसमें मुख्य प्रदूषक क्या है? तो आपका ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड व डाइऑक्सीसिन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा, बताइए आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। सिगरेट में बेंजीन पाया जाता है, या आपका बीड़ी पीने से तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? बहुत आसान क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या है ऑप्शन। बिहार है, दूसरा उत्तर प्रदेश है, तीसरा मध्य प्रदेश है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर बताइए। आपका आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला जैव ग्राम, बायो विलेज, किस राज्य में स्थापित किया गया है? आपका ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। सॉरी, आपका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है? भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है? नाइट में वहाँ जाके घूम सकते हैं। तो आपका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको आंसर बताना है। आपका आंसर हो जाएगा, चलिए बताइए, आपका आंसर हो जाएगा लद्दाख। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में घटियाना द्विवर्ण नामक नई केकड़े की प्रजाति की खोज की गई है? हमने घटियाना द्विवर्ण नामक नए केकड़े की प्रजाति की खोज की गई है। ये केकड़े की एक प्रजाति जिसकी खोज की गई है, जिसका नाम है घटियाना द्विवर्ण। ये आपका खोजा गया है कौन राज्य में? तो कर्नाटक ऑप्शन है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप तीन ऑप्शन बताइए क्या आंसर होगा। आपका आंसर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका का संविधान का भाग है? निम्नलिखित में से किस फैसला में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है, यानी प्रेम्बल, हमारे संविधान का प्रेम्बल, जिसे प्रस्तावना भी कहते हैं, कि संविधान का भाग है? आपका ऑप्शन है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली। दूसरा ऑप्शन है बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी। तीसरा ऑप्शन है बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त, आपका आंसर हो जाएगा बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध है? न कि आपको बताना है कि नए राज्य की स्थापना करना है तो उसके लिए संवैधानिक उपबंध क्या है। पहला ऑप्शन है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर। दूसरा ऑप्शन है किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर। तीसरा ऑप्शन है किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर। पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। छठा है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि यहाँ पर आपका तीनों ऑप्शन सही है। किसी राज्य की स्थापना के लिए राज्य का हम क्षेत्र बढ़ा सकते हैं, क्षेत्र घटा भी सकते हैं, उसका नाम परिवर्तन कर सकते हैं। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। इस साधारण बहुमत से केंद्र सरकार आराम से चेंज कर देता है। लेकिन और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है? संविधान 21 के दायरे में कौन सा आता है, क्या आता है? पहला ऑप्शन है एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता प्रदान करना। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न। पानी का गुणवत्ता को दूषित करना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि तीनों को आपका सही है। तीनों संविधान के अनुच्छेद 21, इसमें निजता का अधिकार भी है, के अंतर्गत आता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? आपको बताना है कि इनमें ऑप्शन में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। पहला ऑप्शन है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, सेपरेशन। दूसरा ऑप्शन है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। तीसरा है बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर अब बताइए क्या होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है?
क्या क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है। आपको यहाँ बताना है सही नहीं है, ध्यान, सही नहीं पर ध्यान देना है। यही आदमी लोग एग्जाम में जाके सही पढ़ लेता है, नहीं को नहीं पढ़ पाता है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता था। और नेक्स्ट इसका ऑप्शन देखते हैं, राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। राज्यसभा ने राज्य सूची के विषय पे अगर संसद कानून बनाएगी तो इसके लिए राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, तभी संसद राज्यसभा पर राज्य के विषय पर कानून बना सकता है। आपका ऑप्शन है राज्यसभा, पहला ऑप्शन है राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। दूसरा है ऑप्शन राज्यसभा उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। इसे राज्यसभा से कितना 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका यहाँ गलत ऑप्शन कौन है देखना है, देख लीजिए। आपका गलत यहाँ हो जाएगा, राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। ऐसा नहीं है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पारित होता है तब जाके विधि बनता है कोई विषय पर। ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों होना चाहिए था यहाँ पर राज्यसभा दिया है, इसलिए गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव करने की इजाजत मिली है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव करने की इजाजत मिलती है। कि विधान परिषद अगर राज्य में बनाना है तो विधानसभा को इस प्रस्ताव को पास करने के लिए कितने नंबर अनुच्छेद से इजाजत मिलती है। आपका ऑप्शन है, पहला है 168 माने कि 168 नंबर अनुच्छेद, 169 नंबर अनुच्छेद, 170 नंबर अनुच्छेद। आपका आंसर चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 169 नंबर अनुच्छेद। 169 नंबर अनुच्छेद से शक्ति मिलती है विधानसभा की, वह अपने राज्य में विधान परिषद की स्थापना के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजे। केंद्र सरकार माने कि संसद राज्य में विधान परिषद बनाने के लिए कानून बनाती है। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, दूसरा है राष्ट्रपति को, तीसरा है लोकसभा के स्पीकर को, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर बताना है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है। तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है कब। आपका ऑप्शन है 15 जनवरी, 25 जनवरी, 15 फरवरी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर बताना है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था किस वाद में? पहला ऑप्शन है गोलकनाथ वाद 1967, सज्जन सिंह वाद 1965, सी ऑप्शन है केशवानंद भारती वाद 1973, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, और उपयुक्त पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है केशवानंद भारती वाद 73 बताना है कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था किस वाद में? तो आपका आंसर है केशवानंद भारती वाद 1973 में। इसमें 11 जजों के संवैधानिक पीठ बैठा था, यह जो इसमें फैसला एक के बहुमत से लिया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम मीटर किसका मात्रक है? जो कि 69वीं बीपीएससी में पूछा गया था। आपका बताना है ओम मीटर किसका मात्रक है? प्रतिरोध का, आवेश का, प्रतिरोधकता का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा प्रतिरोधकता का, एसिस्टेंसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सर माने माथा पीछे की ओर झुकता है, मतलब कि पीछे की ओर झुकता है, तो इसका कारण क्या है? तो आपका ऑप्शन है स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, जड़त्व अघूर्ण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो हाँ आपका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या आंसर होगा। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सर पीछे की ओर झुकता है, तो इसका कारण क्या है? तो स्थिरता का जड़त्व, स्टैटिक इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी या सा नहीं बदलता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यानी कि संघन से विरल माध्यम में जाता है, तो क्या नहीं बदलता है? प्रकाश का कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो आपका ऑप्शन है वेग या गति। पहला वेग या गति, दूसरा है तरंग दैर्घ्य, चौथा है आवृत्ति, पांचवा है उपयुक्त में से एक से अधिक, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन बार बार गलत करके आता है, मेरे से भी कई बार गलत हो चुका है, इसलिए इस पर ध्यान दें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशुओं विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में उपयुक्त जैव उर्वरक है? पशुओं माने विशेषतः गाय के, दुधारू गाय के पूरक भोजन के रूप में, सप्लीमेंट्री फूड के रूप में जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर क्या है? आपका ऑप्शन है एजोला। पहला ऑप्शन है एजोला, दूसरा है राइजोबियम, तीसरा है एजेटोबैक्टर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा एजोला। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलसी किस का प्रचुर स्रोत है? मैं अलसी के बीज में कौन सा तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है? आपका ऑप्शन है पहला विटामिन सी, दूसरा ऑप्शन है ओमेगा 3 वाष्य अम्ल, तीसरा है आवश्यक अमीनो अम्ल, पांचवा है, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, तो पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कि अलसी किस का प्रचुर स्रोत है? आपका आंसर हो जाएगा ओमेगा 3 वाष्य अम्ल। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है। इसका क्या कारण है? मरने के पीछे का क्या कारण है? पहला ऑप्शन है मृदा से जल वायवीय अंगों में नहीं पहुंच पाता है, बाह्य अंगों में नहीं पहुंच पाता है, जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती है,
दूसरा ऑप्शन था जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती है। तीसरा है वृक्ष मृदा जीवाणु से संक्रमित हो जाता है, वृक्ष जो है बैक्टीरिया से संक्रमित हो जाता है। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है जब किसी वृक्ष के आधार माने कि स्तंभ में माने कि तना के पास से उसके गोलाकार रूप में चारों तरफ से छाल को हटा दिया जाए तो क्या होगा? तो पेड़ धीरे सूख जाता है। तो क्यों सूखता है? तो आपका ऑप्शन सामने है, आपका आंसर हो जाएगा जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। हमने दूसरा ऑप्शन जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती है, ऊर्जा ही नहीं मिलेगा तो सूख जाएगा। क्योंकि खाना जो है पत्ती बनाता है, पत्ती से जड़ तक जो खाना पहुंचाता है वह फ्लोएम है। फ्लोएम तना छाल में ही पाया जाता है। यदि हम छाल को ही काट देंगे तो भोजन वहाँ तक कैसे पहुँचेगा? इससे पौधा की जड़ें पौधा धीरे धीरे भोजन नहीं मिलने से क्या होता है? सूखने लग जाता है, अंततः सूख जाता है। और स्तंभ में जो है, स्तंभ में जाइलम जो रहता है स्तंभ में रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, जाइलम छाल में रहता है। वृक्ष आनंद कंप्यूटिंग क्लासेस ISPCS एंड अदर को कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यदि यह क्वेश्चन अच्छा लगे तो कृपया शेयर करें कि हम और अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाने के लिए अप्रिशिएट हो सके। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संस्कृति का व्यवस्थित रूप किस युग से शुरू माना जाता है? मतलब कि भारतीय संस्कृति कल्चर का एक व्यवस्थित तरीके से किस युग से शुरू मानते हैं? सैंधव युग से, वैदिक युग से, मौर्य युग से, मध्य युग से। तो आपका आंसर हो जाएगा वैदिक युग से। निम्नलिखित में से कौन सा राग दोपहर में गाया जाता है? आपका ऑप्शन है दोपहर में कौन सा संगीत का राग गाया जाता है? राग यमन पहला ऑप्शन है, दूसरा है राग सालंग, तीसरा है राग ललित, चौथा है राग भैरवी। आपका आंसर बताना है दोपहर में कौन सा राग गाया जाता है। दोपहर में आपका राग सारंग गाया जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका को हराकर भारत एशिया कप की कितनी बार विजेता टीम बनी? श्रीलंका को हराकर भारत एशिया कप की कितनी बार विजेता टीम बनी? ये करंट का क्वेश्चन है, बताना है आपको। भारत श्रीलंका को हराकर भारत एशिया कप की कितनी बार विजेता टीम बनी है? आपका ऑप्शन है ए 9 बार, बी है 8 बार, सी है 6 बार, डी है 4 बार। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा, बताइए क्या आंसर होगा। श्रीलंका को हराकर भारत एशिया कप की कितनी बार विजेता टीम बनी? तो यहाँ आपका हो जाएगा 8 बार आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1936 में लखनऊ के अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम महासचिव किसे चुना गया? 1936 में लखनऊ के अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम महासचिव किसे चुना गया? तो आपका ऑप्शन है स्वामी सहजानंद सरस्वती, पहला ऑप्शन है, दूसरा NG रंगा, तीसरा है आचार्य नरेंद्र देव, चौथा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। को बताना है 1936 में लखनऊ के अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम महासचिव यहाँ का अध्यक्ष नहीं बोला गया है, यहाँ महासचिव बोला गया है। तो महासचिव था, आपका आंसर हो जाएगा NG रंगा।
और इसमें अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं जहां हूं जगदीशपुर वहीं है, यह कथन किसका है? यहाँ कहा गया है कि मैं जहां हूं जगदीशपुर वहीं है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है अमर सिंह का, दूसरा है कुंवर सिंह का, सी है रानी लक्ष्मीबाई का, डी है जनरल लॉयड का। तो बताना है, यह आसान क्वेश्चन है और बीपीएससी का फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। बताइए क्या होगा आंसर? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैं जहाँ हूँ जगदीशपुर वहीं है, ये कथन कुंवर सिंह का है, कुंवर सिंह का, वीर कुंवर सिंह का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हो तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? यदि नील की खेती करने वाले किसान अगर नील की खेती से छुटकारा पाना चाहता था तो उसे कौन सा कर क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ता था? तो पहला ऑप्शन है आपका तवान, बी है जजिया, सी है बट्टा, चौथा है नजराना। तो अब यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा कर होगा? तो तवान कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नृत्य का आविर्भाव संभवतः किस काल में हुआ है? मैंने कि नृत्य मैंने डांसिंग का शुरुआत संभवतः किस काल में हुआ है, या डांसिंग का आगमन किस काल में हुआ है? प्रागैतिहासिक काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक काल में, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान कहाँ था? तो काशी है पहला ऑप्शन, दूसरा अयोध्या है, तीसरा है प्रतिष्ठानपुर है, चौथा है श्रावस्ती। तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान कहाँ था? तो मूल स्थान हो जाएगा प्रतिष्ठानपुर। एक मिनट वेट कीजिए। चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब और कहां बुलाई गई थी? बिहार विधानसभा जब गठन हुआ था तो उसकी पहली बैठक कब हुआ था और कहां पर हुआ था? पहला ऑप्शन आपका है 1 अप्रैल 1913 सदाकत आश्रम पटना में, दूसरा है 1 जनवरी 1923 बिहार विद्यापीठ पटना में, सी ऑप्शन है 20 जनवरी 1913 पटना कॉलेज बांकीपुर, और डी ऑप्शन है 20 जुलाई 1912 इस्लामिया कॉलेज पटना। यहाँ आपका बताना है कि बिहार विधानसभा परिषद की पहली बैठक कब और कहाँ बुलाई गई थी। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 20 जनवरी 1913 पटना कॉलेज बांकीपुर, माने कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत गर्भवती महिलाओं में एनीमिया रोग से ग्रसित है? माने कि हाल ही में फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था राउंड 5 का, उसमें बिहार में कितने प्रतिशत गर्भवती महिलाओं में एनीमिया रोग पाया गया है, या एनीमिया रोग से ग्रसित थी गर्भवती महिलाएं? आपका ऑप्शन है पहला 56%, दूसरा है 63%, तीसरा है 67% और डी ऑप्शन है आपका 78%। आपको बताना है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत गर्भवती महिलाएं एनीमिया रोग से ग्रसित हैं। यहाँ आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 63%।
लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण द्वारा किस वर्ष तैयार किया गया था? सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण द्वारा किस वर्ष तैयार किया गया था? तो आपका ऑप्शन है 1950, आपका फिर दूसरा ऑप्शन है 1949, तीसरा है 1951। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं है। आपका आंसर यहाँ हो जाएगा 1950। सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण द्वारा 1950 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? मतलब बिहार के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा यह ज़्यादा पुराना है। पहला यहाँ 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन के अनुसार बताना है कौन सबसे ज़्यादा पुराना है। रोहतास का पठार, पहला ऑप्शन है रोहतास का पठार, दूसरा है उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, तीसरा है खड़गपुर पहाड़ियाँ। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सही है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा पुरातात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो आपका आंसर हो जाएगा खड़गपुर की पहाड़ियाँ, जो कि मुंगेर में है। वह हड़प्पा नगर है जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? मैंने लोथल किस नदी के किनारे स्थित है ये बताना है। आपका ऑप्शन नर्मदा, दूसरा है माही, तीसरा है भोगवा, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका यहाँ आंसर बताइए। आपका आंसर हो जाएगा भोगवा नदी, जो कि खंबात की खाड़ी में गिरता है। आपका ऑप्शन 3 सही होगा। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? बताना है पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था, किसके बीच में हुआ था? तो पहला ऑप्शन है अकबर और हेमू के बीच, दूसरा है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, तीसरा है अकबर और राणा प्रताप के बीच। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा चौथा है अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। इसमें से आपको आंसर बताना है पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सुल्तान ने दिल्ली में शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध किया था? क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने दिल्ली में शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंधित किया था? शराब पीना और बेचना दोनों को बैन कर दिया गया था। तो आपका ऑप्शन है अलाउद्दीन, पहला है, दूसरा है बलबन, तीसरा है जलालुद्दीन, चौथा इल्तुतमिश। तो आपका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। और नेक्स्ट देखते हैं, किस मंदिर को राजसिंहेश्वर या राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? किस मंदिर को हम लोग राजसिंहेश्वर मंदिर या राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं? पहला ऑप्शन है कांची का कैलाशनाथ मंदिर, दूसरा है कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, तीसरा है कांची का मांगनतेश्वर मंदिर, चौथा है गुड़ीमल्लम का परशुरागेश्वर मंदिर। आपका आंसर हो जाएगा काशी का कैलाशनाथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? जब राजेंद्र चोल बंगाल का अभियान किए थे तो उस समय बंगाल का शासक कौन था? आपका ऑप्शन है नाईपाल पहला, दूसरा है महिपाल प्रथम, तीसरा है देवपाल, चौथा है महिपाल द्वितीय। तो आपका आंसर हो जाएगा महिपाल प्रथम। राजेंद्र चोल जब बंगाल अभियान के समय बंगाल पर आक्रमण किया था उसमें बंगाल का शासक महिपाल प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत का वेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? महाभारत का वेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद
शीतलय सतनार, पहला ऑप्शन है शीतलय सतनार। ये तोल्कापियर, तीसरा है इलांगो आगिल, तीसरा है चौथा है पेरुंदेनार। आपका आंसर हो जाएगा पेरुंदेनार। महाभारत का भारत वेनवा नाम से तमिल में अनुवाद किया था किसने? तब पेरुदेवनार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जीरोस्ट्रियनो पारसियों को शरण दी, जो पर्सिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिम भारत पहुंचे थे? आपको बताना है कि पारसियों को शरण किसने दिया, जो कि पर्सिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिम भारत पहुंचे थे 8वीं सदी में। आपका ऑप्शन है राष्ट्रकूटों ने, सिंह होयसलों ने, सिंह चोलों ने और चालुक्यों ने। आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा छिमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा छिमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? ये क्या करते थे कि ये प्रसिद्ध हुए थे? तो मंदिर वास्तुकार थे। पहला ऑप्शन मंदिर वास्तुकार, दूसरा है दार्शनिक, तीसरा है जैन साधु, पांचवा चौथा है नाटककार। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा गया था आईएएस प्रीलिम्स में। आपका आंसर हो जाएगा, बताइए। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा छिमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? आपका आंसर हो जाएगा नाटककार के रूप में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्न में से किन राज्यों का शासन था? ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में किन राज्यों का शासन था? तो आपका ऑप्शन है मगध के गुप्त, पहला मगध का गुप्त, दूसरा है मालवा के परमार, तीसरा है थानेश्वर के पुष्पभूति, कनौज के मौखरी, देवगिरी के यादव। यहाँ 5 ऑप्शन दिया है, वो कूट में बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 कूट है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मगध के गुप्त, ये तो उसी समय थे गुप्त के पतन के बाद। और मालवा के परमार भी था उसी समय, उसी के आसपास। थानेश्वर पुष्पभूति हर्षवर्धन के समय है। कनौज के मौखरी भी हर्षवर्धन के समय है। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा देवगिरी के यादव, जो कि गलत है। ये 13वीं शताब्दी के आसपास का, 11वीं की 12वीं शताब्दी के आसपास का है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा, 5वां काट दीजिए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1, 3, 1, 3 और 4। अगर मालवा परमार भी नहीं होगा, 1, 3 और 4 में आपका मालवा परमार और देवगिरी के यादव को छोड़ के बाकी तीनों मगध के गुप्त, थानेश्वर के पुष्पभूति और कनौज के मौखरी, मतलब कि आपका 1, 3 और 4 आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने व्यय एक्सपेंडिचर पर कर लगाने का सुझाव दिया था? खर्चा पर कर लगाने का सुझाव दिया था डाल्टन ने, कॉल्डोर ने, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है गौतम माथुर ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कौन ने? कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा कॉल्डोर ने। एक्सपेंडिचर में व्यय पर कर लगाने का सुझाव दिया था कॉल्डोर ने। मिरातुल अहवाल किसकी रचना है? मिरातुल अहवाल किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन है मुल्ला तकिया का, दूसरा है मिर्जा नाथन का, तीसरा है मुल्ला बहानी का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा मुल्ला बहबानी का। मिरातुल अहवाल मुल्ला बहबानी की रचना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या कारखाने स्थापित था? 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में मैंने कि 1625 तक में कहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित था? पहला भरूच, दूसरा चिरकोकल, तीसरा है तिरुचिरापल्ली। आपका ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल तीन, केवल 2 और 3। आपका आंसर हो जाएगा केवल भरूच में स्थापित था। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1483 से 44 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? पहला ऑप्शन है कृष्णदेवराय, दूसरा है देवराय द्वितीय, तीसरा रामचंद्र और चौथा राशिवराव। तो आपका आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसके साथ इनको कहाँ मिला नहीं? काम नहीं है। लगा देना है काम पर, आपने झंडा जो काम करता है। हाँ तो यही करवाता है, करवाने के बाद में ही काम को करिए, वो हैंडल करने लग भी चाहिए। हाँ वही हैंडल करता है। चलिए ठीक है, गाँव में बच्चा है। 2 बेटी है ना, 2 बेटी है। 2 बेटी है तो बेटी दवा क्यों सब बते हुए? हाँ सब तो देता है, पेमेंट में भी सब ऐसा देता है। हाँ सब 10-20 हज़ार रख देता है, उनके दे देता है। सबको बांध क्या करेगा ये, कितना खाएगा? 10,000 का की 10,000 भी नहीं खाए। 5,000 बहुत खा लो। हाँ बहुत अच्छी सब खर्चा करने वाला नहीं देखते हैं। कल से रख देंगे डब्बा में, शाम वहाँ जो डब्बा रखने वाली था तो बोल दिया तो ठीक है कि ऐसे नहीं बोलने सकते तो फोन कर दीजिए। लेकिन आप जो दिन नहीं रखेंगे तो बोलेंगे, नहीं रखना होगा ना तो उस दिन नहीं है दूध लेंगे, ताकि डबल करेंगे तो दूध लेंगे नहीं, ठीक नहीं रखना होगा। आने में बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ रास्ता के कारण ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? कृष्णदेवराय किसके साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? पहला ऑप्शन है डच, दूसरा है ब्रिटिश, तीसरा फ्रेंच, चौथा पुर्तगाली। आपका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली।
कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो आपका पुर्तगाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरमस्रावी विस्पेरिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने विस्पेरिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? ये बीजापुर गोल गुंबज की खासियत है विस्पेरिंग गैलरी, मरमस्रावी गैलरी। आपका ऑप्शन है इस्माइल आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, मोहम्मद रहसान, और डी ऑप्शन है मोहम्मद आदिल शाह। तो आपका आंसर तो ये क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में गोल गुंबज का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? तो आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कृष्णदेवराय, दूसरा हरिहर, तीसरा है देवराय द्वितीय, चौथा है राजाराज। आपका आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। पहला है आपका, यह कच्छ पघात राजवंश के शासन काल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। ठीक, मुरैना के समय स्थित 64 योगिनी मंदिर की विशेषता क्या है? एक ऑप्शन में दिया गया है। पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है कच्छप घात राजवंश के शासन काल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। दूसरा है यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। तीसरा है इसका उद्देश्य उस क्षेत्र में और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है यह कच्छप राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। दूसरा है यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। तीसरा है इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। चौथा है इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि
यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। ठीक, आपको निम्नलिखित उपयुक्त में से कौन सा सही है, आपको कुट के माध्यम से बताना है कौन सा सही है। चलिए बताइए। यह कच्छप घात वंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है, यह बिल्कुल सही है। अपना दूसरा है, यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है, यह गलत है। यह एकमात्र बता दिया गया है, यह एकमात्र वृत्ताकार मंदिर नहीं है, इस और कई उदाहरण है वृत्ताकार मंदिरों के। तीसरा है, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था, यह भी सही नहीं है, वैष्णव पूजा पद्धति नहीं था। चौसर योगिनी, यह विष्णु भगवान शिव से संबंधित मंदिर है। इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था, ये सही है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 4, यानी कि आपका डी, आपका आंसर हो जाएगा डी, चौथा ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि और अच्छे से वीडियो देखना चाहते हैं कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।